नमस्कार सभी विद्यार्थियों का एक बार फिर से एग्री कोचिंग बाय विकास सर परिवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। हम लोग रोज एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है, कृषि विज्ञान से संबंधित जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे आईसीआर हो, चाहे बीएचयू हो, चाहे आईबीपीएस हो, चाहे एएफ हो, AAA, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, एग्रीकल्चर टीजीटी, पीजीटी, टीए, जो भी इस तरीके के एग्ज़ाम होते हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए हम रोज़ाना की तरह आज फिर एक 25 क्वेश्चनों की सीरीज लेके आए हैं। इसमें 25 क्वेश्चन कराए जाएंगे जो कि एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटिव रहेंगे। टोटल 25 क्वेश्चन एनिमल हस्बेंड्री से लिया गया है और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को सम्मिलित किया गया है जो हर बार एग्जामों में पूछा जाता है और पूछने की संभावना रहती है। ठीक है, चलिए अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है निम्नलिखित में से मेडिटेरियन वर्ग की नस्ल कौन सी है। ठीक है, आपको बताना है, ये जो ऑप्शन है 4, इसमें से बताना है कौन सी मेडिटेरियन वर्ग की नस्ल की मुर्गी है। ठीक है, पहला ऑप्शन देख लेते हैं आरपी गटन, दूसरा है ब्रह्मा, तीसरा ऑप्शन है मिनारका, चौथा ऑप्शन है जर्सी ब्लैक जॉइंट। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनारका। मिनारका जो मुर्गी है ये मेडिटेरियन वर्ग में आती है। इसके अलावा कौन कौन सी आ जाती हैं, जैसे एनकोना। ठीक है, एनकोना जो मुर्गी है ये भी आ जाएगी मेडिटेरियन वर्ग में। इसके बाद लेगहॉर्न। ठीक है, लेगहॉर्न, इसका नाम सुने होंगे आप लोग। सबसे ज़्यादा जो विश्व में अंडा देने वाली मुर्गी लेगहॉर्न ही होती है। ठीक है, तो ये मिनोरका, एनकोना, लेगहॉर्न ये सब मेडिटेरियन वर्ग में आ जाती हैं। आरपी गटन की बात कर लेते हैं तो आरपी गटन जो है ये इंग्लिश मुर्गी है। ठीक है, क्या है, इंग्लिश वर्ग में मुर्गी आती है। ब्रह्मा की बात कर लेते हैं तो ब्रह्मा एशियाई वर्ग में आती है। ठीक है, एशियाई वर्ग की मुर्गी आती है ब्रह्मा जो होते हैं। उसके बाद जर्सी ब्लैक जॉइंट जो है ये अमेरिकन वर्ग की है। ठीक है, अमेरिकन वर्ग में इसको रखा जाता है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी सी ऑप्शन मिनोरका, एनकोना, लेगहॉर्न। ये तीनों जो मुर्गी होती हैं ये मेडिटेरियन वर्ग की नस्लें हैं। ठीक है, मुर्गी की। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा कह रहा है जर्सी गाय का दुग्ध उत्पादन होता है। ठीक है, आपको बताना है जर्सी जो गाय होती है इसका दुग्ध उत्पादन कितना होता है। ये एक प्रकार की विदेशी नस्ल है। ठीक है, किस प्रकार की नस्ल है, विदेशी नस्ल होती है जर्सी जो होती है। देख लेते हैं ऑप्शन 5,000, 6,000, 4,000 या 2,000। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 4,000 दुग्ध उत्पादन करती है। ठीक है, प्रति बयान। तो इसका सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 5,000 से लेके 6,000 जो लीटर दूध देती है वो होती है होल्स्टीन फ्रीजियन। ठीक है, उसके बारे में आप याद रखेंगे। होल्स्टीन फ्रीजियन जो होती है दुग्ध उत्पादन कितना करती है, 5,000 से लेके 6,000 लीटर। और बाकी यहाँ जर्सी का पूछा है तो यहाँ क्वेश्चन करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी 4,000 लीटर प्रति बयान दुग्ध उत्पादन होता है जर्सी का, जो कि एक विदेशी नस्ल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है गौ पशुओं का तापमान गूदा से, जिसको हम रेक्टम कहा जाता है, कौन सी धमनी नाड़ी निरीक्षण के काम में लेते हैं। उरु धमनी, फेसियल धमनी, पूंछ की अनुत्तरिक धमनी या उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पूंछ की अनुत्तरिक धमनी। ठीक है, जिसको कॉक्सिडियल धमनी बोला जाता है। तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा थर्ड ऑप्शन। उरु धमनी की बात कर लेते हैं। उरु धमनी जो फर्स्ट है तो इसमें भेड़ और बकरी जो होती है, ठीक है, भेड़ बकरी, इनमें नाड़ी गति किससे नापते हैं, उरु धमनी के द्वारा मापी जाती है। फेसियल धमनी, यहाँ पर जो घोड़े होते हैं उनकी नाड़ी गति का पता लगाया जाता है फेसियल धमनी के द्वारा। ठीक है, बाकी गाय भैंस जितने इस प्रकार के जानवर होते हैं तो पूंछ की आनुत्रिक धमनी जो होती है पूंछ के नीचे, वहाँ पर हाथ लगा के पता चलता है कि टेम्परेचर कितना है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है टर्की के अंडों से चूजा निकलने में कितना समय लगता है। ठीक है, टर्की के, ये देख सकते हैं टर्की मुर्गी है तो इसके अंडे से चूजा निकलने में कितना समय लगता है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन देख लेते हैं 7 दिन, 14 दिन, 21 दिन या 28 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 28 दिन का समय लगता है। ठीक है, और बाकी जितनी भी सामान्य मुर्गियाँ होती हैं उसका अंडे से चूजा निकलने का कितना दिन लगता है, 21 दिन लगती है। ठीक है, तो सामान्य मुर्गियाँ जो होती हैं उनका अंडे से चूजा निकलने में कितना समय लगता है, 21 दिन का समय लगता है। बाकी टर्की मुर्गी से जो अंडे से चूजा निकाला जाता है वो 28 दिन का समय लगता है। तो ये याद रखेंगे। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डी ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्लोरीन युक्त पानी का उपयोग है। ठीक है, आपको बताना क्लोरीन युक्त जो पानी होता है उसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है। ऑप्शन देख लेते हैं, पशु को नहाने में, दूसरा है दुग्धशाला
का धोने में, डेयरी के बर्तन धोने में और पशु के पेट को कीड़े मारने में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि डेयरी के बर्तन धोने में क्लोरीन युक्त पानी का उपयोग किया जाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है गाय की अंगोल नस्ल का उद्गम स्थान कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं अंगोल नस्ल इस प्रकार की होती है, तो इसका उत्पत्ति स्थान बताना है कहाँ पर है। ठीक है, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पाकिस्तान या हरियाणा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, आ से अंगोल से याद रखेंगे, आ से आंध्र प्रदेश और अंगोल नस्ल कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। इस प्रकार आप याद रखेंगे। तो ये एक प्रकार की द्विप्रयोजनी नस्ल है। ठीक है, द्विप्रयोजनी नस्ल है। द्विप्रयोजनी का मतलब होता है कि दो कामों में हम इसका नस्ल का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नर बैल जो होते हैं उनका बोझा ढोने में, जुताई में इस प्रकार का प्रयोग कर सकते हैं, और फीमेल जो होती है मध्यम दूध उत्पादन भी कर देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम द्विप्रयोजनी वाली जो नस्ल है अंगोल, ये आंध्र प्रदेश का, इसका उत्पत्ति स्थान आंध्र प्रदेश माना गया है। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है गर्दन मजबूत, चौड़ी छाती, सीधी पीठ गाय की किस नस्ल की प्रमुख विशेषता है। साहिवाल की, थारपारकर की, नागौरी या राठी। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि नागौरी। ठीक है, नागौरी की क्या विशेषता होती है, गर्दन मजबूत होती है, चौड़ी छाती होती है, पीठ जो होती है सीधी होती है। ठीक है, और ये तेज दौड़ने वाले जानवर होते हैं। ठीक है, सबसे तेज दौड़ने वाले जो इसमें बैल होते हैं वो यही होते हैं नागौरी। ठीक है, और कृषि में प्रयोग में सबसे ज़्यादा लाया जाता है। तो डी सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर हमारा 8 कह रहा है गाय की वह नस्ल जिसे त्रिसंकरण द्वारा तैयार किया गया। किससे त्रिसंकरण द्वारा तैयार किया गया उस नस्ल का नाम बताना है गाय का। पहला ऑप्शन थारपारकर, दूसरा राठी, तीसरा है गिर, चौथा ऑप्शन है साहिवाल। तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि जो राठी होती है ये त्रिसंकरण द्वारा तैयार की गई नस्ल है। ठीक है, तो इसका एक ट्रिक से याद रखेंगे, साथी रे। ठीक है, साथी रे, इस ट्रिक से याद रखेंगे। सा से मतलब साहिवाल हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, साहिवाल हो जाएगा। उसके बाद क्रॉस थारपारकर। ठीक है, थारपारकर, और इसका क्रॉस फिर एक रेड सिंधी। ठीक है, रेड सिंधी। इन तीनों के बीच में क्रॉस करके क्या निकाली गई है, राठी गाय निकाली गई, जो त्रिसंकरण द्वारा तैयार की गई नस्ल है। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कर रहा है प्रतापधन किसकी नस्ल है। ठीक है, आपको बताना प्रतापधन किसकी नस्ल है, गाय की, बकरी की, मुर्गी की या खरगोश की। इस चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि प्रतापधन जो है ये मुर्गी की नस्ल है। ठीक है, किसकी नस्ल है, मुर्गी की नस्ल है, और ये दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है। ठीक है, दोहरे उद्देश्य के लिए पाली जाती है ये नस्ल। ठीक है, यानी कि अंडा और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। इस प्रकार देख सकते हैं प्रतापधन नस्ल है। कहाँ से विकसित की गई है, तो ये राजस्थान के उदयपुर से विकसित की गई है। ठीक है, कहाँ से विकसित की गई, राजस्थान के उदयपुर से विकसित की गई ये नस्ल है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 10 देख सकते हैं, काफी बेहतरीन क्वेश्चन है। अंडे और मांस के लिए मुर्गी की उत्तम नस्ल कौन सी। इन चारों में से बताना है अंडे और मांस दोनों के लिए कौन सी नस्ल सबसे उत्तम मानी गई है। रोड आइलैंड रेड, लेगहॉर्न, असील और लैगसेन। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा, रोड आइलैंड रेड। यानी कि मांस और मुर्गी, मांस और अंडा दोनों उत्पादन के लिए सबसे अच्छी जो नस्ल मानी गई है ये ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार की ये रोड आइलैंड रेड इस प्रकार की मुर्गी की नस्ल होती है। ठीक है, ये द्विप्रयोजनी नस्ल मानी जाती है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं गाय में मध्य चक्र की अवधि समय बताना है। ठीक है, मध्य चक्र कितने दिन पे आता है किसका, गाय में। ठीक है, ये आपको बताना है 11 दिन, 16 दिन, 21 दिन या 30 दिन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि 21 दिन का मध्य चक्र होता है। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसके अलावा देख लेते हैं गाय में और भैंस में और बकरी में। ठीक है, इन तीनों में जो मध्य चक्र आता है वो 21 दिन पे आता है। और 16 दिन की बात कर लेते हैं, भेड़ के अंदर कितने दिन पे मध्य चक्र आता है, 16 दिन का। ठीक है, उसी प्रकार ऊंट के अंदर आप ध्यान देंगे उसमें 10 दिन का होता है। ठीक है, ये याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 9 किलोग्राम दूध उत्पादन के लिए गाय को आवश्यक दाने की मात्रा किलोग्राम में देना चाहिए। ठीक है, अगर 9 किलोग्राम कोई गाय दूध दे रही तो उसको कितना दाना देना चाहिए। तो ये यहाँ पे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है 1 से लेकर 1.5 किलोग्राम, 2 से लेकर 2.5 किलोग्राम, 3 से लेकर 3.5 किलोग्राम, 5 से लेकर 6 किलोग्राम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहले देख लेते हैं। अगर 1 किलो 3 लीटर दूध दे रही है गाय तो 1 किलो हम दाना देंगे। ठीक है, उसी प्रकार अगर 6 लीटर दूध दे रही है तो यहाँ पर 2 किलोग्राम हम इसको दाना देंगे। अगर 9 किलोग्राम दूध दे रही है तो यहाँ पर 3 किलोग्राम दाना देंगे। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3.5 किलोग्राम यहाँ पर दिया जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा आरोमंथी पशु होता है। ठीक है, आरोमंथी मतलब नॉन रोमिनेंट पशु। ठीक है, तो गाय है, भेड़ है, बकरी है या खरगोश है, इन चारों में से बताइए कौन सा आरोमंथी पशु है। रोमंथी नहीं पूछ रहा, आरोमंथी पूछा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर खरगोश। ठीक है, डी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी गाय, भैंस, बकरी ये तीनों क्या होते हैं, रोमंथी पशु होते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पर। क्वेश्चन कर रहा है गाय की किस नस्ल का दूध मीठापन लिए होता है। ठीक है, थारपारकर, राठी, साहिवाल या सूरती, इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जानते हैं गाय में सबसे ज्यादा मीठा दूध किसका होता है, तो साहिवाल जो नस्ल होती है इसका दूध सबसे मीठा होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, दुग्ध शर्करा जो होती है लैक्टोज के रूप में पाई जाती है और इसमें 5% तक लैक्टोज और कार्बोहाइड्रेट बनता है। ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, दूध मीठा होता है। और बात कर लेते हैं फैट में, फैट भी 4.5 से लेके 5.5% तक इसके अंदर वसा पाई जाती है। ठीक है, ये आप याद रखें। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। क्वेश्चन पूछ रहा है गाय की औसतन आयु होती है। ठीक है, आपको बताना है गाय की औसतन आयु कितनी होती है, 10 से 12 वर्ष, 15 से 16 वर्ष, 18 से 19 वर्ष, 20 से 23 वर्ष। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि गाय की औसतन उम्र कितनी होती है, 22 से लेकर 23 वर्ष होती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है पशुओं की विदेशी नस्लों में अधिकतम दूध कौन सी नस्ल द्वारा प्रदान किया जाता है। ठीक है, ब्राउन स्विस, आयरशायर, जर्सी या होल्स्टीन फ्रीजियन। तो इसके बारे में आप लोग जानते हैं, होल्स्टीन फ्रीजियन जो होती है सबसे ज़्यादा दूध देती है। तो इसका 4th ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि होल्स्टीन फ्रीजियन जो होती है ये गाय 5000 से लेके 6000 लीटर तक दूध दे देती है प्रति बयान। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी 4th ऑप्शन। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दुग्ध शर्करा कहलाती है माल्टोज, लैक्टोज, सुक्रोज या ग्लूकोज। तो दुग्ध शर्करा जो होती है ये क्या कहलाती है, लैक्टोज कहलाती है। बी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी को लैक्टोज को कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट भी कहा जाता है और दुग्धम के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, दुग्धम के नाम से भी जाना जाता है, चाहे दुग्धम कह लीजिए, कार्बोहाइड्रेट चाहे लैक्टोज। इसके कारण क्या होता है, दूध मीठा होता है। तो इसमें हमारा जो हो जाएगा लैक्टोज, यानी कि बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है दुग्ध शर्करा कहलाती है, सॉरी ये क्वेश्चन हो गया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है दूध बनने की सबसे छोटी इकाई क्या है। ठीक है, जहां पर दूध का निर्माण होता है उसकी सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, लोब्यूल होती है, एल्बोलाई होती है, ग्रंथि सिस्टर्न होती है या थन सिस्टर्न होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एल्बोलाई। ठीक है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि दूध बनने की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी होती है, तो एल्बोलाई होती है। तो इसका बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। अगर आप लोग दोस्तों हमारे चैनल पे नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जैसे ही हम नया कोई वीडियो लाते हैं तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो काफ़ी क्लासें इस पे चलेंगी, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोग नए आए हैं तो। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। देखिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन जो हर बार एग्जामों में रिपीट होता है। क्वेश्चन कह रहा है सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व कितना होता है। ठीक है, यहाँ पे सेपरेटा दूध का अपेक्षित घनत्व पूछ रहा है। ठीक है, जिसको क्रीम रहित दूध बोला जाता है। जो क्रीम रहित दूध होता है जिसमें क्रीम निकाल ली जाती है, तो जो दूध बचता है उसको सेपरेटा दूध के नाम से जाना जाता है। तो उसका अपेक्षित घनत्व पूछ रहा है। तो पहला ऑप्शन देख लेते हैं 1.028, 1.032, 1.037, 0.93। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सेपरेटा दूध का जो अपेक्षित घनत्व होता है वो हो जाएगा सी, 1.037 हो जाएगा। ठीक है, 1.028 किसका हो जाएगा, ये हो जाएगा गाय के दूध का अपेक्षित घनत्व। ठीक है, भैंस के दूध का अपेक्षित घनत्व कितना हो जाएगा, 1.0
0.32 हो जाएगा, और 0.93 क्या हो जाएगा, ये वसा पाई जाती है। ठीक है, फैट कितना पाया जाता है, 0.93 पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन पूछ रहा है दूध में औसतन कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है, ठीक है, 2.5%, 3.5%, 4.5% या 5.5%। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि कार्बोहाइड्रेट जिसके कारण क्या होता है, दूध मीठा होता है, तो 4.5% कार्बोहाइड्रेट पाई जाती है दूध में। और भैंस की बात कर लेते हैं, उसके अंदर 5.4% कार्बोहाइड्रेट की मात्रा पाई जाती है, जिसके कारण क्या होता है, भैंस का दूध काफ़ी मीठा लगता है। ठीक है, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन कह रहा है दूध में निर्जमीकरण हेतु 30 मिनट तक कितने ताप पर गर्म किया जाता है। ठीक है, दूध को जो गर्म करते हैं 30 मिनट तक अगर हम गर्म करेंगे तो कितने टेम्परेचर तक हम गर्म करेंगे। निर्जमीकरण का मतलब होता है स्टेरिलाइजेशन, जिसमें हानिकारक जितने भी लाभदायक और हानिकारक साथ में दोनों बैक्टीरिया जो होते हैं, जीवाणु और बीजाणु, सब के सब नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसी को कहा जाता है निर्जमीकरण। यानी कि 30 मिनट तक हम इसमें ऑप्शन देख लेते हैं पहले, 62.8 डिग्री सेंटीग्रेड, 71.7 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.7 डिग्री सेंटीग्रेड या 105 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि 105 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट तक अगर हम गर्म करेंगे तो दूध को, तो उसमें जो भी जीवाणु रहेंगे, बैक्टीरिया रहेंगे, चाहे लाभदायक हो चाहे हानिकारक, सभी प्रकार के बैक्टीरिया उसमें नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो 30 मिनट तक गर्म करने पर। तो निर्जमीकरण का अर्थ ही होता है कि मतलब कोई भी दूध है तो उसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर हम गर्म करेंगे। ठीक है, चाहे वो 5 मिनट हो चाहे 10 मिनट हो, जो भी प्रक्रिया अलग अलग होती है। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कृमि हारी का उदाहरण है। ठीक है, जो कृमियों को नष्ट कर दे उसी को क्या कहते हैं, कृमि हारी कहा जाता है। तो इसमें से बताना है कौन सा कृमि हारी है। गर्म तेल है, फिटकरी है, निकोटीन सल्फेट है या बोरिक अम्ल है। इन चारों में से बताइए कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि निकोटिक सल्फेट जो होता है ये क्या होता है, कृमि हारी होता है। ठीक है, यहाँ पे सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके साथ फेरस का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, फेरस सल्फेट जो होता है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, कॉपर सल्फेट का भी प्रयोग कर सकते हैं, SOCO4 फेरस कॉपर सल्फेट का, और फेरस का भी, और निकोटिक सल्फेट, ये सब क्या होते हैं, कृमि हारी के उदाहरण माने जाते हैं। गरम तेल जानते हैं मालिश के रूप में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पशुओं को मालिश के रूप में गरम तेल का प्रयोग करते हैं। फिटकरी का क्या होता है, स्पंदक होता है। ठीक है, अगर कहीं भी पशु को कट वगैरह गया है तो वहाँ पे फिटकरी का भी प्रयोग करते हैं। ठीक है, उसके बाद तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पर। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है मुर्गियों में पहली डीवर्मिंग किस माह में करनी चाहिए, 4.5 माह की उम्र में, 5.5 माह की उम्र में, या 6 माह की उम्र में, या कभी नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि पहली डीवर्मिंग जो होती है ये 4.5 माह की उम्र में करते हैं। ठीक है, और सेकंड डीवर्मिंग कब करते हैं मुर्गियों में, तो सेकंड हो जाएगा 5.5 माह की उम्र में करते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि मतलब पशुओं में भी क्या डीवर्मिंग किया जाता है, तो प्रत्येक 4 माह पर, ठीक है, प्रत्येक 4 माह पर क्या होता है, पशुओं में भी इसमें डीवर्मिंग क्रिया की जाती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, वो भी बछड़ों में याद रखेंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। दोस्तों यहाँ पे डीवर्मिंग का अर्थ होता है, ठीक है, डीवर्मिंग का अर्थ बता रहे हैं। डीवर्मिंग मतलब होता है कि जो पशु के शरीर में, पशु हो या मुर्गी हो, उनके शरीर में कीड़े पड़ जाते हैं, तो उन कीड़ों को बाहर निकालने की क्रिया को क्या कहते हैं, डीवर्मिंग कहा जाता है। तो उसके लिए हम एक घोल देते हैं जिसके माध्यम से क्या होते हैं, पशु के शरीर में बाहर निकलते हैं। तो वही फर्स्ट माह पे मतलब 4.5 माह की उम्र पर दिया जाता है, दूसरा 5.5 माह की उम्र पर दिया जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पर। आज का ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है अल्कोहल किस प्रकार की औषधि है। ठीक है, रेचक है, स्पंदक है, उत्तेजक है, या एंटीसेप्टिक है। तो अल्कोहल बताना किस प्रकार की, इसके बारे में तो आप लोग जानते ही हैं अल्कोहल किस प्रकार की औषधि है, तो ये हो जाएगी उत्तेजक हो जाएगी, यानी कि सी ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और रेचक की बात कर लेते हैं तो दस्त लगाने के लिए जो कि औषधि दी जाती है उसको रेचक कहा जाता है। ठीक है, स्तंभक क्या होता है, स्तंभक यानी कि जो रक्तस्राव होता है। ठीक है, रक्त कहीं कटने उठने पर रक्त निकलता है तो उसको बंद करने के लिए, रोकने के लिए स्पंदक औषधि दी जाती है। एंटीसेप्टिक जैसे डिटोल हो गया, ठीक है, डिटोल हो गया, और बोरिक अम्ल, ठीक है, बोरिक अम्ल, ये सब कैसी हैं, ये सब औषधियाँ जो है एंटीसेप्टिक मानी जाती है। तो हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन। चलिए चलते हैं आज के लास्ट सवाल पर।
आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है अंडे से चिक यानी कि चूजा निकलने को क्या कहा जाता है? हैचिंग कहा जाता है, इंक्यूबेशन कहा जाता है, लेइंग कहलाता है या निषेचन कहलाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि अंडे से चूजा निकलने की क्रिया को क्या कहते हैं? हैचिंग कहा जाता है। ठीक है, ये अंडे देख सकते हैं, अंडे से चूजा इस प्रकार निकल रहा है, तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? हैचिंग कहा जाता है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट आंसर हो जाता। इंक्यूबेटर क्या होता है? अंडों से जैसे ही चूजे बाहर निकलते हैं तो उनको गर्मी प्रदान करने के लिए इनक्यूबेशन के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, नहीं तो अंडे से क्या होता है? अंडे को इनक्यूबेशन के अंदर रख दिया जाता है, उतने टेम्परेचर दिया जाता है ताकि अंडे से चूजे आसानी से निकल सके। तो इनक्यूबेशन मशीन के अंदर इसको अंडे को रख दिया जाता है, चूजे निकालने वाली मशीन होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट ऑप्शन। अगर आप लोगों को ये सीरीज आज की अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और दोस्तों में सब्सक्राइब करवाइए। ठीक है, सभी लोगों को, जितने लोग भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं, सभी लोगों को हम धन्यवाद देंगे। चलिए चलते हैं, आज का यही टॉपिक हमारा समाप्त हुआ है।